देखो चंदन, जैसे कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल कल वाले में क्या था कि कल भी दो खाते थे। ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, पहले क्लोज में क्या होता है कि क्लोज में कोई व्यापार नहीं होता है बाहर से। जो है अपने यहाँ पैदा करेंगे, अपने यहाँ ही खपत करेंगे। ओपन में क्या होता है कि खुली हुई अर्थव्यवस्था है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है प्रॉपर। ठीक। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था के साथ ही, जब से खुली अर्थव्यवस्था जैसे जब आई, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, तो वहीं पे हम लोग नाम सुनेंगे क्या? वहीं पे हम लोग नाम सुनेंगे WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम सुना है ना? तो WTO का गठन इसीलिए कहा किया गया कि खुली अर्थव्यवस्था जो है, ओपन इकोनॉमी जो है, उसमें ऐसा ना हो कि कोई एक देश ज्यादा फायदा पा रहा है, एक देश कम फायदा पा रहा है। भाई मान लो, जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका, और ये है मान लो इंडिया। ये है क्या? इंडिया। ठीक। अमेरिका अपने यहाँ किसानों पर, अगर किसान गेहूं पैदा कर रहे हैं और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? अगर गेहूं पैदा करके अगर अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर मान लो 100 रुपए का गेहूं हुआ, या मान लो 100 रुपए का भी गेहूं नहीं, से समझो खाली, तो पैसे में ऐसे समझो, अमेरिका ने क्या किया? गेहूं पैदा किया अमेरिका के किसानों ने, वीट। अब ये जो वीट है, यानी ये जो गेहूं है, गेहूं को वहां के किसान क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, है ना? बाहर भेजेंगे। उसी तरह इंडिया में भी किसान क्या पैदा कर रहे हैं? वीट। इंडिया में भी किसान क्या पैदा कर रहे हैं? वीट। ठीक है। गेहूं पैदा कर रहे हैं। इसको भी वो क्या करेंगे? बाहर निर्यात करेंगे, यानी एक्सपोर्ट करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। दोनों जगह के किसान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब निर्यात कर रहे हैं। ठीक है। सरकार ने भारत की ये कहा कि हम, जो भारत के, वो अगर गेहूं पैदा कर रहे हैं, तो हम उस पर 5% सब्सिडी, कितना देंगे? 5%। और अमेरिका ने कहा कि हम अपने किसानों को गेहूं पैदा करने पर 2% की सब्सिडी। ठीक। अमेरिका ने क्या कहा कि हम कितने की देंगे? 2%। इंडिया ने कितने कहा? 5% की सब्सिडी देंगे। ठीक है। अब ये बताओ, कहाँ का किसान जो है वो ज्यादा उत्साहित होकर के गेहूं पैदा करेगा? यहाँ का कि यहाँ का? इंडिया का। क्यों? सब्सिडी ज्यादा है। अब ये बताओ, अगर ये ज्यादा खुश होकर के अगर पैदा कर रहा है गेहूं, तो अब अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो विदेश के विभिन्न, यानी देश के, सॉरी, दुनिया के विभिन्न कोनों में, यानी एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसके गेहूं की पहुंचने की, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। इस क्या इसकी? इंडिया की, क्योंकि ये ज्यादा पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूएस को क्या लगेगा? चूंकि ओपन इकोनॉमी है, एक जगह का चीज दूसरे जगह हम ट्रेड हो रहा है, यूएस क्या कहेगा कि इंडिया जो है, ये अपने यहाँ पर जो किसानों को 5% सब्सिडी दे रहा है, इसकी वजह से हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम कितना दे रहे हैं? 2%। तो इंडिया ये गलत कर रहा है, इंडिया की सरकार ये गलत कर रही है, क्योंकि उसकी नीति से हमारा ट्रेड खराब हो रहा है। इंडिया कहेगा ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया कहेगा कि हमारे यहाँ
जो गेहूं पैदा हो रहा है वो मान लो कि 1,000 रुपए का है। कितने का है? या 1,000 का है। ठीक है, 1,000। ठीक। हमने अगर 5% सब्सिडी दी तो कुल सब्सिडी हमने कितनी दी? हमने अगर 5% सब्सिडी, सब्सिडी की कुल वैल्यू हो गई कितनी? 50 रुपए। और तुम यूएस, तुम पैदा कर रहे हो 1,00,000 का गेहूं। कितने का? क्योंकि तुम्हारे यहाँ मशीन अच्छी हैं, तुम्हारे यहाँ सब कुछ अच्छा है। कितने का पैदा कर रहे हो? 1,00,000 का। समझ रहे हो? और तुम उस पर कितना दे रहे हो? 2%। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ रहा है कितना? 2,000 रुपए। तो कायदे से देखा जाए तो किसानों पर ज्यादा छूट कौन दे रहा है? ये दे रहा है। इसने ये बात कही, बात समझ रहे हो? इसने आरोप लगाया कि तुम्हारा पर सब्सिडी ज्यादा था तो हम, और इसने कहा कि तुम दो ज्यादा अमाउंट की कर रहे हो इसलिए तुम कम दे रहे हो। हम तो कम की कर रहे हैं प्रोडक्शन। तो अब ये बातें तो दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे ना। वो कहेगा मैं सही हूं, वो कहेगा मैं सही हूं। तो अब इस चीज को निर्धारित कौन करेगा फिर? तो ये दोनों पहुंच जाएंगे कहां? ये दोनों पहुंच जाएंगे सीधे के पास कि आप बताइए क्या करना। ठीक है ना? समझ गए डब्ल्यूटीओ का रोल क्या है ना, कि इस प्रकार के विवादों को ये लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं आज खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ओपन इकोनॉमी हम लोगों को पता है क्या होती है। ठीक है। देखो, निर्गत बाजार यानी कि आउटपुट मार्केट क्या होता है। ठीक है। तो निर्गत मार्केट या आउटपुट मार्केट क्या होता है कि जो व्यक्ति है ना, उसके पास ये चॉइस बढ़ जाती है। देखो, पूछेगा कि निर्गत बाजार क्या है, तो निर्गत बाजार के अंदर आदमी के पास ये चॉइस होती है कि वह क्या करे। वह या तो अपने घरेलू उत्पाद को प्रयोग में लाए या विदेशी उत्पाद को प्रयोग में। यानी इस प्रकार की जो बाजार, जिसमें कि घरेलू सामान भी मौजूद हो, जैसे हम लोगों, ठीक है ना, हम लोग जाएंगे अगर सामान खरीदने तो बहुत सारे आइटम हम लोगों को भारत के भी मिले और कैलिफोर्निया के भी आलमंड यानी कि बादाम मिलते हैं। समझ रहे हो ना? तो हमारे पास चॉइस है हम कौन सा ले रहे हैं। इस प्रकार के बाजार को क्या कहते हैं? निर्गत बाजार के। ठीक। दूसरा क्या है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार। अब वित्तीय बाजार क्या है? तो वित्तीय बाजार का एग्जाम्पल तुम ये समझो कि एफडीआई का नाम सुने हो? हाँ। क्या होता है वो? फ्री ट्रेड, एफटीआई नहीं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो सुना नहीं है कि हम एफडीआई लाएंगे, एफडीआई लाएंगे? जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई। ठीक। मैंने 100 शेयर खरीद दिए, मार्केट में 100 शेयर निकाल दिए। हमको पैसे की जरूरत है, हमने क्या किया, पैसा कहाँ से उठाएंगे? या तो हम कहीं से लोन लें, या तो हम मार्केट में शेयर निकाल दें कि भाई सबका मालिकाना हक है। ठीक है, हमारे ऊपर कोई लोन का बर्डन नहीं रहेगा। कंपनी डूबी तो डूबी, बन गई तो तुम लोगों को भी फायदा। तो हमने शेयर निकाल दिया। अब मान लो हमने एक शेयर, मेरी कंपनी है जिसका नाम है ए, और इस कंपनी ने क्या किया कि शेयर निकाला। इस कंपनी ने क्या किया? शेयर निकाला। अब इस शेयर को खरीदने के दो रास्ते हैं।
मतलब दो लोग हैं, शेयर को खरीदने वाले कितने हैं? दो हैं। एक तो वो जो भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक, और या तो हमारी कंपनी के शेयर को विदेश के भी नागरिक खरीदें। समझ रहे हो? शेयर को विदेश के भी नागरिक खरीद सकते। तो इस प्रकार से अगर कोई विदेशी कंपनी आती है और भारत में किसी कंपनी के शेयर में, कुल शेयर में 10% से अधिक का शेयर खरीद रही है, कितने परसेंट से अधिक का? 10% से अधिक का शेयर खरीद रही है, तो उसे हम कहते हैं क्या? ठीक। तो इस प्रकार का बाजार, जहां पर कि विदेशी कंपनी को हमारे यहां आकर के वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने का राइट मिले, या हमें भी ये अधिकार रहे कि हम किसी के यहाँ जा करके, जैसे अंबानी हैं, ये लोग भी दूसरे देश में जा करके उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। जैसे रेंज रोवर का नाम सुने हो? क्या है रेंज रोवर? कार बनाती है। तो रेंज रोवर का मालिक कौन है? टाटा, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा शेयर है। तो उसको ये फ्री, ये स्वतंत्रता है कि वो वहां पर जा करके खरीद सकता है। तो इस प्रकार के बाजार को हम कहते हैं वित्तीय बाजार। समझ रहे हो ना? यहाँ पर कि जो आपका असेट, डोमेस्टिक और फॉरेन असेट को खरीदने की फ्री जहां पर व्यवस्था रहे। ये दोनों क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? पहले वाले में हमने देखा था सामान की, दूसरे में देखा हमने कि फिनेंशियल असेट्स यानी वित्तीय परिसंपत्तियां की स्वतंत्रता रहे। ठीक है। तीसरा है श्रम बाजार। श्रम बाजार मतलब ये कि यहां से लेबर वहां जाकर के काम कर सकते हैं, वहां के लेबर यहां आकर के काम कर सकते हैं। तीन हो गए ना बाजार। पहला है कि गुड्स एंड सर्विसेज वाला, दूसरा है आपका फाइनेंशियल असेट वाला, और तीसरा है लेबर वाला। ठीक। अब देखो, हेडिंग डालना बैलेंस ऑफ, रुको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी संतुलन। ठीक है। अब ये है अदायगी संतुलन, जिसे कि हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या है कि मान लो मैं एक देश का व्यक्ति हूं, मैं समोसे बना रहा हूं इंडिया का। ठीक है। क्या बना रहा हूं मैं? समोसे बना। तुम हो अमेरिका के, तुमने बनाया बर्गर। बात समझ रहे हो ना? क्या बनाया? बर्गर। मैंने तुमको बेचा 500 का समोसा। तुम आए हमसे समोसा अपने यहाँ लेकर के गए, या तुम्हारे देश से लोग आए 500 का समोसा लेकर के हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ से लोग गए और उन्होंने तुम्हारे यहाँ से 1000 का बर्गर खरीद लिया। तो इन दोनों के बीच में तुमने 500 का ट्रेड ज्यादा किया ना, 500 का बर्गर तुमने ज्यादा बेचा। इसी को कहते हैं कि कितना बैलेंस है दोनों के बीच। समझ रहे हो ना? तो जैसे यहां पर हमें आया क्या? 500। एक साल में यहां पर हिंदी में लिखा है 2 साल, लेकिन अंग्रेजी वाली एनसीईआरटी में लिखा है 1 वर्ष। ठीक है ना? एक साल में एक देश और दूसरे देश के बीच में
गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का जो लेन देन हुआ है उसका लेखा जोखा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बात समझे? तो लिख लो इसको अगर लिखना है तो। किसी एक देश के निवासियों तथा देश विश्व के बीच सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का के विवरण को अदायगी संतुलन कहते हैं। निवासियों और देश विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण अदायगी संतुलन कहा जाता है। ठीक। ठीक है, अब देखो, अब ये याद रखना, जिस तरह बजट में दो अकाउंट थे ना, बजट में दो अकाउंट थे, राजस्व और पूंजीगत खाता, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, वो बजट का था। ठीक है ना? यहाँ भी दो अकाउंट होते हैं, कभी भी कंफ्यूज मत करना। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये और थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगी, इसलिए इसको दोबारा से तुम लोग रिवाइज करना। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है। लेकिन अक्सर कहां पर कंफ्यूजन आती है हम वो बता रहे हैं। जब बात होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, यानी कि जब बात होगी बी ओ पी, इसकी पेमेंट है ना, यानी कि अदायगी संतुलन की, तो यहां पर भी दो खाते होते हैं। बजट को बैलेंस ऑफ पेमेंट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना? सरकार वाला था, ये व्यापार वाला है। यहां भी कितने खाते होते हैं? दो। ठीक है। एक होता है आपका करेंट अकाउंट, यानी कि चालू खाता, जिसे क्या कहेंगे, अभी हिंदी में हम बता देंगे क्या कहेंगे, करेंट अकाउंट। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, उसमें भी कैपिटल हो, यहीं यहीं पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है ना? उसमें भी कैपिटल होता है, लेकिन यहां भी कैपिटल है, और इससे कंफ्यूज मत होना कभी भी। ठीक। यानी इसका नाम है चालू खाता। ठीक है। अब देखना इसमें, जब चालू खाते की, अब हमने यहां पर क्या देखा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं किसको, करेंट अकाउंट को, चालू खाते को पढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन ये है, अब देखो कहाँ गया, हम देखते हैं करेंट अकाउंट को, ठीक है ना, चालू खाता। अब हम ये देखेंगे कि चालू खाते में क्या क्या आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, चालू खाता या करेंट अकाउंट। इसका फॉर्म, इसमें क्या होता है, एक होता है आपका गुड्स, यानी वस्तुएं। इसमें क्या क्या आता है पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। पहला आया वस्तुएं, दूसरा आया क्या, सर्विस,
ठीक। उसके बाद याद रखना, ये 3 चीजें फार्मूला है लंबे समय तक याद रखने के बाद आ जाएगा आपका क्या, एस आई ठीक। एस से होता है सर्विसेज, गुड्स, एसआईटी याद रखना, गुड एसआईटी। ठीक, ये नाम याद रखना, गुड एसआईटी। एसआईटी का गठन कब होता है, जब कोई स्पेशल केस देखना होता है, तो नहीं एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होता है, तो उससे एसआईटी याद रखना। ठीक है, तो ये एस क्या हो गया है, ये एस हो गया आपका सर्विस। ठीक। आई है आपका इन्वेस्टमेंट इनकम, क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम। और टी है आपका ट्रांसफर्स, क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इन सबका मतलब समझ। करेंट अकाउंट में ये देखा जाता है कि कितने मात्रा के गुड्स यानी वस्तुएं, जैसे कार, बर्गर, ठीक है, कलम, ये बोर्ड, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड कहाँ बना है, चाइना में। तो ये सब देखा जाएगा कि कौन कौन सी वस्तुएं बाहर से भीतर आई हैं और भीतर से बाहर गई हैं। बात समझ गए, दोनों देखेंगे, ये नहीं कि जो आई हैं। तो क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, बैलेंस, बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस में क्या करना होता है, दोनों देखना होता है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि कितना गुड जो है वो आयात हुआ है और कितना निर्यात हुआ है, पहला ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि कितनी सर्विसेज आयात हुई हैं और कितनी सर्विसेज निर्यात हुई हैं। जैसे सर्विसेज में कॉल सेंटर, समझ रहे हो ना, तो कॉल सेंटर का क्या है सीन, कॉल सेंटर वाले बैठे तो हैं कहाँ पे, भारत में, लेकिन उन लोग सर्विस दे रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका को भी कस्टमर्स फोन करते हैं तो वो बात करते हैं, समझ रहे हो ना, सर्विसेज देना। तो ये देखा जाएगा कि कितने मात्रा की मतलब कितने मात्रा की सर्विसेज भारत किसी को दे रहा है, या कितने मात्रा की सर्विसेज भारत किसी से ले रहा है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो ना, तो वो हम ले रहे हैं, ये सेवा है, समझ गए। तो दोनों यहां पर ये भी देखेंगे, ठीक है, बात समझ गया। फिर आता है क्या, इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक, इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब होता है निवेश आय, निवेश आय। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब आपने जो निवेश, अब मान लो अंबानी ने किसी के देश में 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, किसी देश में, ठीक है, और उस पर 1,000 करोड़ पे उसको 1 करोड़ रुपए जो है वह क्या आ रहा है, इनकम आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो किया उसको क्या कहते हैं, उस पर जो इनकम आ रही है वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनकम होगी। बात समझ रहे हो ना, यानी अंबानी ने जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो इनकम आ रही है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट याद रखना, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आ रही है उसको इसमें फिर रखते हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट है। फिर आता है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या? अच्छा, अब ये भी देखा जाएगा कि अंबानी जो पैसा कमाया बाहर से इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ अगर खर्चा की है तो वो कितना प्रॉफिट लेकर के जा रही है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्ट। तीसरा है तुम्हारा क्या? ट्रांसफर। ये नेक्स्ट वाला ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या है कि जैसे लोग सऊदी गए काम करने, वहां से पैसा भेजे, उसी तरह कोई सऊदी से यहां आकर के काम कर रहा होगा तो यहां से पैसा भेजेगा। इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? ट्रांसफर में। कि कितना पैसा विदेश से काम करने वाला आदमी हमको भेज रहा है। जैसे नहीं देखते हो कि लंदन गए हैं कमाने और घर पे पैसा भेज रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? ट्रांसफर में। और दोनों दोनों पक्ष देखेंगे कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। इन सभी को आपस में जोड़ घटा के जोड़ घटा के जोड़ घटा कर जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं करेंट अकाउंट की वैल्यू कितनी है, करेंट अकाउंट का मूल्य इतना निकल करके आया है। ठीक। अब ये है चालू खाता का, और ज्यादा जिसे कहते हैं आपका, तो वस्तुओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, ठीक है ना, सब चीज वही है। ये है सेवा, और ये है क्या? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है ना, जिसमें धन का अनुदान वगैरह, प्रेषित उपहार, ये सब सारी चीजें कैलकुलेट। तो देखो, चालू खाते का आधिक्य कब कहा जाएगा? जब यहां पर वैल्यू पॉजिटिव में आए। जैसे मान लो वस्तुओं का निर्यात हमने किया 100 का, आयात किया 50 का, नेट कितना आया? 50। तो ये फायदा है। लेकिन यही उल्टा होता तो ये -50 आ जाता। यहां से हमने निकाला तो मान लो कि प्लस माइनस करके 30 आ गया, यहां हमने किया तो प्लस माइनस करके 10 आ गया, मान लो 10। और इसे 30 नहीं, हम कहते हैं क्या कि ये मान लो -30, यहां हम लॉस में थे। यहां पे हम क्या थे? लॉस में थे। हमने सेवा ली बाहर से ज्यादा है, दी कम है। तो अब जोड़ा जब जाएगा तो आएगा 50, 10, 60 -30, यानी कि 30। तो हम कहेंगे क्या कि हम चालू खाते का आधिक्य में है, यानी करेंट अकाउंट सरप्लस में है, यानी प्राप्तियां ज्यादा हैं, भुगतान कम है। संतुलित चालू खाता क्या होगा कि जितना प्राप्त कर रहे हैं उतना ही बाहर जा रहा है, ये संतुलित चालू खाता। चालू खाते का घाटा किसे कहा जाएगा? कि प्राप्तियां कम हैं, भुगतान हम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हो गया। तो ये हमने देख लिया। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट होता है, पूंजी खाता। दो खाते होते हैं। एक हमने देखा क्या? चालू खाता, जो शुरुआत में मैंने आपको यहां पर बताया था। ये करेंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट का देख लिया। फॉर्मूला क्या है? गुड एसआईटी। ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि चालू खाते के अंदर क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या क्या मुझे बताना, इसका आंसर बताना। क्वेश्चन, गुड ट्रांसफर सर्विस क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट, गुड ट्रांसफर सर्विसेज। ये क्वेश्चन है, तुमसे पूछ रहा है क्या कि चालू खाते के अंतर्गत इन चारों में से कौन आता है, कौन कौन आते हैं? तो क्या कहोगे? तुम कहोगे चारों आते हैं, ठीक है ना? समझ गए? 1, 2, 3, 4।
आप कहेंगे कि चारों आते हैं और खुश होकर के आएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नहीं, मतलब आपने गलत कर दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट नहीं, फंसाता ऐसे ही है, बात समझना। वो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आई है वो होती है। बात समझ गया ना? चालू खाते को समझ गए हम लोग। अब आते हैं हम लोग किस पे, यानी कि पूंजीगत खाते पे, पूंजी खाते पे। अब तुम्हारा अब आ रहा है क्या? ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला याद रखना। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला है, में दिया हुआ है लेकिन मैं तुमको बता दे रहा हूं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला है याद रखने के लिए, कि गड़बड़ाए ना कि कौन किस में आता है। BIL। उधार लेने को क्या कहते हैं? बोरोइंग। क्या कहते हैं? बोरोइंग। अब यहां जो आई है, कैपिटल अकाउंट का जो आई है, ये है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है? कैपिटल यानी पूंजी खाते में आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट इस इनकम किस पे आ रही थी? चालू खाते में। बात समझ गया? और तीसरा है यानी इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। ठीक है। और तीसरा है आपका क्या? लोन। क्या? लोन, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। ठीक है। ठीक। अब देखो, इन्वेस्टमेंट में मैंने तुमसे क्या कहा? इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में कौन आता है? FDI, FII, यानी इसको हिंदी वाला बोलते हैं तो प्रत्यक्ष निवेश। एक होता है प्रत्यक्ष निवेश, एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। उदाहरण के लिए FDI। FDI के लिए मैंने क्या शर्त बताई थी कि मिनिमम कितने % शेयर होना चाहिए? 10% से ऊपर। अगर कोई कंपनी आकर के भारत में, देखो दो तरीके से काम होता है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि FDI लाएंगे, FDI लाएंगे। FII नहीं बोलते हैं। FII कभी सुना है तुमने? पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है, या फॉरेन इन्वेस्ट क्या कहते हैं, FPI कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम लोग FII भी कहते हैं, कि यानी कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या है कि ये जो आते हैं ना, ये 10% से ऊपर खर्च का शेयर खरीदेंगे पहला, FDI वाले। ठीक है, 10% से ऊपर का शेयर खरीदेंगे। ये जो है ये 10% से कम का शेयर खरीदते हैं। ये कई कंपनी, इनका काम होता है केवल और केवल प्रॉफिट बनाना। आज शेयर खरीदे, कल बेच के निकल जाएंगे पैसा कमा के। लेकिन ये लोग जो होते हैं FDI वाले, ये आएंगे तो ये यहां पर आ करके रुके रहेंगे। ठीक है ना? ये लोग रुके रहेंगे, यहाँ समय देंगे, कंपनी स्थापित करेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेंगे। इसीलिए FDI को स्टेबल माना जाता है। इनका क्या है? ये आज इन्वेस्ट किए हैं, कल इनको दूसरे मार्केट में कहीं अच्छा मिल रहा होगा, ये अपना पैसा यहां से निकाल के वहां लगा देंगे, तो ध्वस्त कर देंगे हमारा मार्केट। हम्म। तो निवेश इस प्रकार के, तो इसमें एक आ गया हमारा क्या? निवेश। पहला है इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको यहां पर बताया था। इन्वेस्टमेंट सबसे नीचे जो BIL का बिल का जो आई है, वह क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब वह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो।
दूसरा है बोरोविंग यानी ऋण लेना, विदेशी ऋण। उदाहरण के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग यानी कि व्यापारिक ऋण। ठीक, जैसे विदेश से किसी बैंक से अगर लोन लिया जाए, अल्पकालिक ऋण यानी वह ऋण जो थोड़े समय के लिए है, तो बोरोविंग भी इसी कैपिटल में आता है। तथा लोन, अब लोन क्या है? द्विपक्षीय ऋण, बहुपक्षीय या द्विपक्षीय ऋण। उदाहरण सरकारी सहायता, इसको इंग्लिश में तो गवर्नमेंट एड, इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बाइलेटरल लोन। मतलब हम आपको कितना लोन दे रहे हैं और आप हमसे कितना लोन ले। इंटर गवर्नमेंटल यानी सरकारों के बीच में। ये वाला जो है ये माल्या लेंगे, अंबानी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमर्शियल बोरोविंग है, यानी कि कौन सी है? व्यापारिक ऋण है। लेकिन ये जो ऋण है ये किसी भी चीज में सरकार लेगी। समझ रहे हो ना? तो बोरोविंग और लोन में ये अंतर। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट में आप लिख लेना, पूंजी खाता में लिख लेना, बना करके निवेश, विदेशी ऋण तथा विदेशी सहायता। ठीक है, अब देखो ये जो लोन है ना, ये विदेशी सहायता वाला द्विपक्षीय ऋण, ये हो सकता है कि ये सहायता के रूप में दिया जा रहा है ना? सहायता के रूप में ये कि नोएडा में एक जन है, वो 1 रुपए में खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि 1 रुपए हम खाली इसलिए लेते हैं कि उसका आत्मसम्मान बना रहे जो खा रहा है। उसी तरह ये जो ऋण देते हैं इस पे बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन ये वाला जो ऋण होता है व्यापारिक ऋण वाला, इसमें क्या होता है कि इसमें एकदम नॉर्मल रेट जैसा बैंक लेता है उस तरीके से। ठीक, बात समझ गया? अब है क्या? बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमने देख लिया है। अब उसी तरीके से अगर इसमें प्लस आ गया, पॉजिटिव, तो कहा जाएगा कि पूंजी खाता में वो है, क्या कहते हैं, अधिक्य है। ठीक है ना? आधिक्य जिसे कहा। अगर बराबर है संतुलित है, और अगर वो है तो घाटे में है, तो उसे कहा जाता है। अब हम आते हैं आगे। तुम ये समझ गए ना दोनों? अब कहा जाता है क्या? अदायगी संतुलन घाटा क्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का घाटा। अब देखो ऐसे समझो, यहां यहां तक की चीजें समझ में आ गई ना तुमको? अब हम आते हैं पहली वाली स्लाइड। ठीक, अब ये बीओपी का क्या है मतलब? अदायगी संतुलन। अब मान लो कि यहां पर तुम आए +20 में, कितना आए? +20। ठीक है, यहां पर तुम आ गए +50। ठीक है, तो बीओपी जो है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इन दोनों को मिल करके बना है, तो कितना हो जाएगा? 70। यानी कि तुम +70 में चल रहे हो, तो बीओपी का तुम्हारे पास अधिक। ठीक है ना? मान लो यहीं पर ये प्लस की जगह ये हो गया क्या? -50। यानी कि तुम्हारा बी घाटे में है, क्योंकि -30 आएगा। ठीक है ना? यानी कि दोनों को जोड़ा तो -30 आया, यानी बीओपी घाटे में। समझ रहे हो ना? दोनों के कंपोनेंट क्या क्या थे इसमें? क्या क्या थे? एसआईटी, गुड एसआईटी, उसमें था बीआईएल। सबको जोड़ा, वहां -50 आया, यहाँ +20, तो इसका मतलब -30 यानी बीओपी घाटे में। वहां पर -50 है और यहाँ पे +50, तो हो गया 0 आएगा, यानी कि संतुलित बीओपी। बात समझ गए? चीजें क्लियर? यही चीज है।
ठीक है ना। अदायगी संतुलन घाटे में, कुल संतुलन अगर 0 से कम है तो वो घाटे में आएगा, अगर 0 है कुल संतुलन तो संतुलित में आएगा, और आधिक्य कब होगा, जब कुल संतुलन ज्यादा हो गया है 0। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलित कब होती है, जब दोनों खातों को जोड़ करके 0 हो जाए। बात समझ रहे? ऊपर गई तो आधिक्य है, नीचे गई तो ये हो गया। अब आता है देखो एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि तुम मान लो गए लंदन घूमने या अमेरिका गए घूम, तुम यहां से अपनी जेब में क्या लेके जाओगे पैसे के रूप में, रुपया, रुपया लेके जाओगे। लेकिन क्या तुम्हारा वो रुपया जो है वह अमेरिका में चलेगा, नहीं चलेगा। वहां क्या चलेगा, डॉलर। तो यानी कि तुम अपने रुपए को दोगे वहां पर एक्सचेंजर को, वो क्या करेगा, उतने रुपए के बदले में तुम्हें डॉलर दे देगा। तो तुमने क्या किया कि जब तुम गए अमेरिका और पहुंचे और जा करके कहे कि हमको डॉलर दो, तो वो कहा कि आप जब हमें 80 रुपए, वह आपसे क्या कहेगा कि आप जब मुझे 80 रुपए दोगे तो मैं आपको कितना दूंगा, $1 दूंगा। ठीक, ये कहा जाता है एक्सचेंज रेट या विनिमय दर, ठीक है ना, कि कितना रुपए दे करके हम $1 पा रहे हैं, विनिमय दर के जाना जाता है। ठीक है। अब क्यों है मांग, ठीक, अब मांग इसलिए है कि मान लो हमको ये पता है कि अगर कोई अमेरिका का हम जा करके और कोई बॉन्ड खरीदें, बात समझो, अमेरिका के किसी बैंक का हम बॉन्ड खरीदते हैं, फेडरल बैंक का बॉन्ड, हम फेडरल रिजर्व का बॉन्ड हम खरीदते हैं। अमेरिका की केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व, भारत की केंद्रीय बैंक का क्या नाम है, आरबीआई। हमको ये पता चला कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व है, वह जो बॉन्ड दे रहा है ना, उस पर 100 रुपए का बॉन्ड लेने पे हमें क्या मिल रहा है, 20% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि जब हम उसको वापस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 120, है ना। और इंडिया में अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 5%। ठीक है, 100 रुपए, यानी कि तुमको रिटर्न में कितना मिलेगा, 100। तो ये हो गया अमेरिका की स्थिति, ये हो गई किसकी स्थिति, इंडिया की। तुम हो कहाँ के, तुम हो चाइना के, तुम कहाँ के हो, चाइना के। तुम ये बताओ कि तुम इंडिया में इन्वेस्ट करोगे कि तुम अमेरिका में इन्वेस्ट करोगे, अमेरिका में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जब तुम अपना करेंसी लेकर के अमेरिका पहुंचे तो वहां पर किस में वो देंगे, डॉलर में। तो तुमको वहां पर जा करके और डॉलर खरीदना होगा। अब तुम जब पहुंचे हो वहां पर डॉलर लेने के लिए, या तुम छोड़ो चाइना, तुम इंडिया के ही हो, ठीक, तुम इंडिया के ही हो, और तो तुम इंडिया में खरीदना पसंद करोगे कि यहाँ पर अमेरिका में ही खरीदना पसंद करोगे ना। अभी वो चाइना छोड़ दो, तुम इंडिया में ही समझो कि तुम इंडिया के हो। तो तुमको ये लगा कि 100 रुपए अगर हम आरबीआई को दे रहे हैं तो हमको 105 मिलेगा, और यही 100 रुपए हम अगर अमेरिका में जाकर के दे रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। तो तुम कहाँ पर खर्च करोगे, 120 के लिए। तुम बहुत खुश होकर के पहुंचे, वहां पहुंचे तो पता चला कि डॉलर में हमको मिलेगा, ये तो डॉलर में लेना पड़ेगा। तो तुम डॉलर के लिए गए, लाइन वहां पर खड़े हुए। जब तुम एक्सचेंज पे पहुंचे तो तुम डॉलर में जब तुम गए तो तुमने क्या देखा कि एक्सचेंज करने के समय जब तुम पहुंचे हो तो तुम देख रहे हो
हमसे आगे 200 लोग लगे हैं एक्सचेंज कराने के लिए। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? यानी कि 1 किलो प्याज को तुम खरीदने गए हो जब, तो तुम देख रहे हो कि केवल प्याज है कितना, 1 किलो, और उसको खरीदने के लिए कितने लोग हैं? उसको खरीदने के लिए 200 लोग खड़े हैं तुम्हारे आगे। इस प्याज का मूल्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो मूल्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार, उसी प्रकार क्या होता है कि जब तुम डॉलर लेने पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने कई लोग, ये उसी तरह, इसको एक डॉलर को कमोडिटी की तरह लेना, एक वस्तु की तरह ही लेना। जैसे ही तुमने क्या किया कि जब वहां पर लेने गए और तुमने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो अब क्या होगा कि जो पहले डॉलर 80 रुपए में एक मिल रहा था, वही $1 अब हो सकता है कि तुम्हें कितने में मिले? 50 में नहीं, 100, है ना, मतलब ज्यादा मिले। तो यानी डॉलर क्या हो गया? मांग बढ़ने की वजह से डॉलर का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब इसका उल्टा देखते हैं। सब लोग इंडिया में आने लगे खरीदने के लिए, है ना? सब लोग अपना डॉलर, उनको ये पता चला कि इंडिया में रिटर्न ज्यादा है। अब सब लोग अपना अब तो, और रेट चल रहा है कितना? 80 का। 80 रुपए में $1, ये रेट चल रहा है। अब बात समझना, अब यूएस से लोग इधर आ रहे हैं खर्च करने। अब इस 80 रुपए $1 के लिए 1,000 रुपए, 1,000 लोगों की लाइन लग गई है। ठीक है ना? 1,000 लोग अब इसके लिए लाइन लगा लिए हैं। पहले ये उल्टा था। अब यहां पर क्या हुआ कि रुपए की मांग बढ़ गई, तो अब किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? अब महंगा कौन होगा? तो रुपए का महंगा होने का मतलब ये है, अब रुपए 100 नहीं जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि पहले सोचो कि पहले, यानी रुपए की मूल्य में वृद्धि हो गई। कैसे? पहले $1 में 80 रुपए आ रहा था, लेकिन अब $1 में कितना आ रहा है? केवल 50 ही आ रहा है। यही गणित होती है। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए क्वेश्चन ये पूछता है कि अब ये हमें बताओ कि अगर रुपए की वैल्यू को बढ़ाना है, जैसे आज मान लो रुपया, 1 रुपए 80 रुपए है, यानी $1 जो है वह 80 रुपए के बराबर है। अगर रुपए की वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो हमें इंपोर्ट बढ़ाना होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा? एक्सपोर्ट। क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने एक ये बर्गर बनाया, ठीक है, हमने एक बर्गर बनाया इंडिया में। एक बर्गर बना कहाँ पे? अमेरिका में। एक बर्गर बना कहाँ? अमेरिका में। ये है इंडिया का, ठीक है। अमेरिका में उसी बर्गर का दाम है $1, ठीक। और इंडिया में इस बर्गर का दाम है, नहीं, जो हमारे यहाँ बर्गर, हमारा ब्रांड हो बर्गर का, वो है मान लो 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपए। इस व्यक्ति को जो अमेरिका में है, और $1 की कीमत कितनी है? 80 रुपए है। इसको ये पता है कि अगर हम $1 खर्चा कर रहे हैं तो हमें कितना बर्गर मिल रहा है, यानी 80 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो अमेरिका में हमें कितना मिल रहा है? एक। वहीं 80 रुपए अगर हम भारत में खर्चा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2। तो ये क्या करेगा कि ये भारत आएगा लेने के लिए, तो ये अपना डॉलर लेकर के कहाँ आएगा? भारत। यानी कि जब ये डॉलर लेकर के भारत आएगा,
हमें देगा डॉलर, क्या देगा, हमें देगा डॉलर, और हमसे क्या लेगा, बहुत इरिटेटिंग है पता है। हम, ये आया डॉलर लेके और हमसे लिया इसने क्या, बर्गर। लेकिन इस सारी कहानी के पीछे वह लेकर के क्या आ रहा है अपने साथ, डॉलर। और ऐसा तो है नहीं कि वो हमको डॉलर देगा और हम डॉलर ले लेंगे। हम क्या लेंगे भाई, हम तो रुपया लेंगे। तो ये डॉलर लेकर के कहाँ जाएगा, पहले वो जाएगा एक्सचेंज करने, या बड़ा कोई कंपनी है तो वो पहले जाएगी सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जा करके वह अपने पूरे डॉलर को देगी, उसके बदले आरबीआई उसको नोट देगा, और फिर वो उस नोट को ले आकर के हमसे बर्गर खरीद। तो यहां क्या हुआ कि अब रुपए को का पीछा कौन कर रहा है, डॉलर। तो यानी रुपए की मांग बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि भाई बर्गर खरीदना है। तो इससे क्या होगा कि रुपए की मूल्य में वृद्धि होगी। यानी जो डॉलर पहले ₹1 में 80, $1 में 80 आता था, अब $1 में हो सकता है 85 रुपए। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्सपोर्ट करने से रुपए की वैल्यू बढ़ती। बात समझ। और साथ ही साथ अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, मान लो हम अगर साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मान लो बर्गर का हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है, अ, आयात कम होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा जाएगी, और ज्यादा वैल्यू जाने का मतलब है कि हमारे लिए सरप्लस में रहेगा। बात समझ रहे हो? तो ये है ओवरऑल पूरा तुम्हारा क्या कहते हैं, खाते का ये सॉरी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब विदेशी विनिमय बाजार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है ना। किस दर से होता है, वह सारी चीजें, मांग क्यों होती है, ये भी मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सब इसमें तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। सप्लाई कैसे होता है, केंद्रीय बैंक हमेशा सेंट्रल बैंक देगा। ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट मतलब कि आय, ब्याज दरें और विनिमय दर। मैंने जो तुमको बताया कि बॉन्ड अगर वहां ज्यादा मिल रहा है तो विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। वही चीज ये बता रहा है कि अमेरिका में अगर ब्याज दर ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा लोग जाने लगेंगे, तो इसलिए डॉलर महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये वही चीज ये बता रहा है। दूसरी चीज है तुम्हारी क्या, आय और विनिमय दर। ठीक है ना। कह रहा है जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के व्यय में भी वृद्धि होती है। अब ये क्या कह रहा है, आय का और इसका समझ लो मंतर क्या है। मान लो तुम्हारी आय आज 50,000 रुपए। ठीक है। तो आज तुम जाते हो तो तुम जा करके मारुति 800 खरीद लोगे, कोई इन टाटा टियागो खरीद लोगे, है ना। अगर तुम्हारी आय बढ़ गई, तुम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तब तुम टाटा मारुति 800 खरीदोगे, वैगनार नहीं खरीदोगे, क्या खरीदोगे, मर्सिडीज खरीदोगे। मर्सिडीज कहाँ की कंपनी है, बाहर की, है ना, विदेशी कंपनी है ठीक। अब उसके लिए तुमको क्या करना होगा, शोरूम में जाना होगा मर्सिडीज के, वो तो उन लोग अपना सेटिंग किए हुए हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मर्सिडीज लेगा वो रुपए में लेगा कि डॉलर में,
डॉलर में लेगा, यानी कि तुम मर्सिडीज का आयात कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना? तो हमारी पैसे की वैल्यू, और इसलिए मेक इन इंडिया मोदी जी कहते हैं, भारत में बनाओ और भारत से बाहर। हूं। तो असली स्थिति तब सही मानी जाएगी जब 1 रुपए बराबर हो जाए किसके? $1 के, तब बराबरी की बात। लेकिन एक चीज इसमें और विडंबना है, देखो यही कहा जाता है अर्थव्यवस्था में ना, कोई भी चीज, मान लो 1 रुपए हो जाए $1 के, तो लॉस होगा। क्यों? एक बर्गर भी अमेरिका में $1 का है, और वहीं भारत में 1 रुपए का हो जाए, तो वो क्यों आएगा यहाँ पर फिर खरीदने? इसीलिए क्या कहते हैं, देश जानबूझ करके अपनी करेंसी वैल्यूएट करते हैं, वैल्यू गिरा देते हैं, ताकि लोग बाहर से हम आए। समझ रहे हो ना? तो डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह हमने तुमको बोला था ना कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 तरीके, एक है फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मिक्स्ड। एक होता है कि जिसमें गवर्नमेंट ही दाम निर्धारित कर दे समान वस्तुओं की। दूसरा होता है कि जिसमें मार्केट डिसाइड करे, जो मैंने टमाटर वाला एग्जांपल दिया था, कि एक तो सरकार बोल दे कि 30 रुपए किलो है, और दूसरा क्या है कि मार्केट निर्धारित करे, बाजार डिमांड और सप्लाई मेंटेन करके। तीसरा होता है कि समय समय पर सरकार इंटरफेयर करके और दाम तय करेगी, यानी आम समय में मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन जब कोई बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाएगी तब सरकार एंट्री मारेगी। उसी तरीके से इस बाजार में भी होता, डॉलर वाले में। इसमें क्या होता है कि 3 तरीके के हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, और तीसरा होता है आपका मैनेज्ड। मैनेज्ड मतलब होता है प्रबंधित। तो फिक्स्ड यानी कि फ्लेक्सिबल, स्थिरती और स्थिर। फिक्स्ड मतलब होता है स्थिर, और फ्लेक्सिबल मतलब होता है तिरती। तो फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि जहां पर मार्केट डिसाइड कर रहा है कि डॉलर कौन मांग रहा है, रुपया कौन मांग। वहां हम लोग टमाटर सेब संतरा देख रहे थे, यहाँ पर जो है कमोडिटी है वो डॉलर है। तो पहला तो यह है कि डॉलर में मार्केट तय करे इसका दाम क्या है। ठीक, क्या होगा, डॉलर की डिमांड अगर ज्यादा होने लगी, डॉलर का पैसा बढ़ जाए, है वैल्यू बढ़ जाए। डॉलर की वैल्यू अगर मार्केट में कम हो गई तो उसका मतलब वो हो जाए। तो ये मार्केट डिसाइड कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? फ्लेक्सिबल या स्थिरती। ठीक। दूसरा होता है क्या? फिक्स्ड। सरकार उतरी और बोल दी $1 बराबर 80 रुपए। अब आज कल परसों नरसों हमेशा 80 रुपए। जैसे तुम देखोगे पेट्रोल का आजकल दाम, पेट्रोल का दाम अब क्या कर दिया गया है? तिरती कर दिया गया है, फ्लेक्सिबल कर दिया गया। अभी जाओ तो 2 रुपए बढ़ा रहेगा, शाम को जाओ तो वो तुरंत तुरंत के हिसाब से तेल का। लेकिन उससे पहले क्या था? फिक्स था, 70 रुपए पेट्रोल तो 70 रुपए रेट्रो पेट्रोल, जब तक कि सरकार दोबारा आकर के रेट बढ़ाए ना, है ना? लेकिन अभी में क्या है? अप एंड डाउन चल रहा है, यानी मार्केट अब डिसाइड कर रही है वैल्यू। और तो ये क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, समझ गए? यानी मार्केट जो डिसाइड कर रही है। फिक्स मतलब सरकार ने डॉलर का रेट तय कर दिया। और तीसरा होता है क्या आपका? प्रबंधित। यानी कभी कभी अब आरबीआई को ये लगा कि रुपए की मतलब जो वैल्यू है ये बहुत गिरती चली जा रही है। यानी मार्केट के अंदर, भारत के मार्केट के अंदर रुपया तो बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन डॉलर बहुत कम है। तो बैलेंस उसको बनाना है, वो क्या करेगी? ही आरबीआई क्यों एक्सपोर्ट? आरबीआई कहेगी कि हमको फिर अपनी अर्थव्यवस्था में से रुपए को खींचना है, और या तो डॉलर को हम बढ़ा दें। तो वो अपने रिजर्व में से जो अपने पास वो डॉलर रखे रहते हैं उसको मार्केट में छोड़ देती। ठीक है।
तो इस तरीके के जहां पर आरबीआई का इंटरवेंशन हो, आरबीआई का हस्तक्षेप हो जाए मैनेज करने के लिए, इसे कहा जाता है प्रबंधित। ठीक है ना, कि जब कभी आरबीआई को ये लगे कि डॉलर और रुपए का समीकरण जो है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पर आरबीआई इंटरफेयर करके चीजों, ठीक। तो ये एक और ये वो है, वो चैप्टर हमको लग रहा है खत्म हो गया, शब्दावली है। तो ये आपका प्रबंधित तीर्थी सारी चीज हो गई। तो ये तुम्हारा मेन मेन कॉन्सेप्ट था चंदन इस चैप्टर का। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तुम किताब खरीद के बाद आप लोग किताब को पढ़िए अच्छे से, और कोई भी दिक्कत होगी मैसेज, ठीक है।